हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस चैनल इंजीनियर्स पॉइंट झांसी में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में 2021 में आए हुए कुछ क्वेश्चन जो कि कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड हैं, उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं जैसा कि आपको बताता हूँ, मैं जो कोचिंग आपको प्रिपरेशन करा रहा हूँ वो जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और ईएससी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन आपको करा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सारे वो रैंडमली क्वेश्चन लेके आता हूँ जो आपके सभी एग्जाम्स में आने वाले जितने भी टेक्निकल एग्जाम हैं सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा और एक एक चीज़ अच्छे से समझिएगा कि हम लोग किस प्रकार से एक एक क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। तो डेली जितने भी वीडियोज़ आ रहे हैं आप उन सभी को देखें और उनसे नए नए कॉन्सेप्ट आप डेली सीखिए। चलिए, तो हम लोग नई चीजें आज सीखते हैं, कुछ कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन देखते हैं जो ईएससी 2021 में आए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको इस प्रकार का एक ब्लॉक डायग्राम दिया गया है और इसका हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, दैट मीन सी एस अपॉन आर एस यहाँ पे फाइंड करना है। तो ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक सीखने से पहले हमें एक एक ब्लॉक की जानकारी होना चाहिए कि ब्लॉक फॉरवर्ड मोडिंग क्या होगा या फीडबैक की पोजीशन में क्या होगा। तो आपको एक जानकारी में बता दूं, एक जानकारी नॉर्मल में बता दूं कि अगर कोई फंक्शन आपको दिया है इस प्रकार से, ये आपका जीएस है, ये अगर हमें एक फीडबैक यहाँ पे दे दिया गया, बिल्कुल बेसिक पॉइंट है जो कि हर स्टूडेंट को जानकारी इसकी होना चाहिए। तो अगर हमें ये पता है तो आप सारा पार्ट इसमें सॉल्व कर ले लेंगे। तो अगर ये फीडबैक यहाँ पे दिया गया है तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि सी एस अपॉन आर एस, इसका मतलब जो है सी एस अपॉन आर एस, इसका मतलब हो जाता है GS अपॉन 1 प्लस GSHS। इससे रिलेटेड मैंने एक डीपली वीडियो ऑलरेडी इस पर बनाया हुआ है जिसमें एसएफजी के काफी सारे क्वेश्चंस आपको रैंडमली सॉल्व कराए हैं। यहां पर हम सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो आपके पर्टिकुलर डिफरेंट एग्जामिनेशन में आते हैं। चलिए, तो यहां पर ये आपको पता होना चाहिए GS अपॉन 1 प्लस GSHS हो जाता है। लेकिन अगर ये फॉरवर्ड मोड में है, दैट मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ GS और यहाँ पे एक आगे दे दिया HS, इसका नाम HS में दे देता हूँ, और यहाँ पर हमको एक फीडबैक दे दिया गया जो कि एक पॉजिटिव मोड में ही है। तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, यानी कि सी एस अपॉन आर एस आप बोल सकते हैं। अगर इनपुट में आर एस है, आउटपुट में सी एस, तो आप कह सकते हैं ये होगा जी एस प्लस एच एस, जी एस प्लस एच एस, यानी कि फीड फॉरवर्ड होता है तो ये ऐड हो जाते हैं और फीडबैक होता है तो हम इस तरीके से इसको लिख देते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, हम लोग ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर s और s दिया गया है आपके सामने, तो s s मिलके s स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आपका 1 अपॉन s हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें किस प्रकार का एक अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, ये आप यहाँ पे देखिएगा। ये एक अरेंजमेंट हम यहाँ पे बनाएंगे, ये क्रॉस जिस तरीके से लगा हुआ है, ये एस 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 स्क्वायर हो गया और इसके साथ जुड़ जाएगा तो आपका आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस। तो यहाँ पर हमें एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस मिल जाएगा और यहाँ पर आपको दिया गया है 1 अपॉन एस और फाइनली दिस इज सी एस, ये आपको सी एस दिया। इसके साथ फीडबैक आपके पास कितना आ रहा था, फीडबैक आपके पास आ रहा है ये माइनस है, ये ऊपर से एक फीडबैक आ रहा है माइनस में और ये आपका इस तरीके का दे दिया गया, ये आपको पहले अरेंज कर दिया गया। ठीक है, इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन हमें बना दिया गया। ठीक है, तो हम लोगों ने इतना सॉल्व कर दिया। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर एस एस में कॉमन लूं तो इसको मैं लिख सकता हूं एस क्यू प्लस 1 अपॉन एस क्यू प्लस 1 अपॉन एस, एस क्यू प्लस 1 अपॉन एस, एस क्यू प्लस 1 अपॉन एस, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ये अपने पास एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, जिन प्रॉपर्टी को लेके मैं आपको इसको सॉल्व करा रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी बेसिक आना चाहिए। एक ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए जब भी ब्लॉक रिडक्शन की बात करते, सेकंड प्रॉपर्टी ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन इस प्रकार का है, अगर यहाँ पर x है और यहाँ पर आपको दिया है 1 अपॉन एस, तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू मिल जाती है, यहाँ पर इसकी वैल्यू मिल जाती है 1 अपॉन एस इंटू एक्स। तो अगर हम इसको पीछे लेकर आए, क्या बोला मैंने, अगर इसको मैं पीछे लेकर आऊँ, चलिए मैं इसको थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ, ठीक है ना, तो आपको इसको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसी को मैं लिख सकता हूँ, अगर इसको x को मैं पीछे लेकर आऊँ, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनेंगे, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पर जो y है, इस y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई x अपॉन एस, क्योंकि ये x इनपुट था, 1 अपॉन एस था।
तो हम अगर इस पॉइंट को यहाँ पर लेकर आए यानी कि शिफ्ट करा दें, आपका ये लिखा हुआ है अलग से 1/s, ये आपका y है, लेकिन हमें इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कराना है, ये आपका x था। तो जब आप इसे शिफ्ट कराते हैं किसी भी इस पॉइंट को अगर हम पीछे की तरह शिफ्ट कराते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं टेक ऑफ पॉइंट। दोस्तों क्या बोलते हैं? टेक ऑफ पॉइंट। आपको एक एक जानकारी होना चाहिए बेसिक, इसीलिए मैं आपको सब बता रहा हूँ। टेक ऑफ पॉइंट, क्या बोलेंगे? टेक ऑफ पॉइंट। तो ये टेक ऑफ पॉइंट को अगर हम शिफ्ट करते हैं, यानी कि इस टेक ऑफ पॉइंट को हम पीछे की तरफ अगर लेके आते हैं, यहाँ पीछे की तरफ लाए, तो ये आपको पता था पहले ये y का मतलब था x इंटू 1/s। तो अगर ये y हमने छोड़ दिया पीछे की तरफ आया तो अभी ये x मिल रहा है, लेकिन अगर यहाँ से ये x/s आ रहा था तो यहाँ पे भी x/s होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर देते हैं इसमें 1/s का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 1/s का मल्टीप्लाई। तो आपको यहाँ पे भी कितना मिल गया? x/s। ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक में जब भी हम राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट शिफ्ट करते हैं तब उसकी वैल्यू में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आना चाहिए, बशर्ते आपको किसी का मल्टीप्लाई करना पड़े या डिवाइडेशन। तो अगर हम इसको इस साइड लाते हैं तो आपको पता था x/s का मतलब इस टेक ऑफ पॉइंट का, अगर इस टेक ऑफ पॉइंट को यहाँ पे लाएंगे तो भी हमें x/s चाहिए पड़ेगा, तो आपको अलग से 1/s लगाना पड़ा। अगर मान लीजिए ये पीछे की तरफ लगा होता पहले से, यानी कि ये x होता और हमें इसे x इंटू 1/s बनाना, क्योंकि अगर हम इधर पे लाते तो x इंटू 1/s हो जाता है, ठीक है। अगर ये पहले से यहाँ पे लगा होता, x इसकी वैल्यू होती, अगर फाइनल ले जाते तो x/s हो जाता, तो हमें तो x ही चाहिए होता। तो हम क्या करते? फिर s का इसमें मल्टीप्लाई कर देते, यानी कि पीछे की तरफ आए, पीछे की तरफ आए तो इस फैक्टर का गुणा कर दिया गया। अगर ये हम लोग आगे की तरफ उस साइड जाते तो इसका मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। चलिए आगे ऑपरेशन समझते हैं, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने यहाँ पे यूज किया आपको समझाने के लिए। तो अगर हम इसको शिफ्ट कर दें, अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूं तो यहाँ पर अपने पास क्या आएगा? देखिए ध्यान से, ये अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूं तो यहाँ पर ये आपका लिखा हुआ है s³ + 1/s, और यहाँ पर ये आपके पास है 1/s, और ये आपके पास है cs, ये cs है। जब इस पॉइंट को यहाँ पे लाएंगे यानी कि यहाँ पर, तो यहाँ पर अपने पास लग जाएगा एक 1/s, क्योंकि अगर यहाँ पे x लिखा था, ये cs तो x इंटू इतना था, इसको पीछे लाएंगे तो x मिलेगा और हमें यही चाहिए तो इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव आ रहा था, ये आपके पास नेगेटिव, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है ना। क्लियर है इसको? ठीक है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट आपको देखने को मिल गया। अब फाइनली इसको अपन सॉल्व करेंगे और इसे सॉल्व करने के पश्चात इसमें 1/s का मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसको बोलते हैं अपन कास्केड प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो एक एक प्रॉपर्टी हम लोग समझते जा रहे हैं, ध्यान से। आपको विजिबल है सारी चीजें? यस, आपको विजिबल है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, ये भी फीडबैक में आ रहा है। जब फीडबैक में आ रहा है, इसका नया कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा? इसका अगर नया कॉम्बिनेशन मैं यहाँ पे देखूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास बनेगा, देखिए GS अपॉन, हम लोग नॉर्मली क्या लिख सकते हैं इसमें, ध्यान से देखेंगे एक एक चीज। ये नेगेटिव फीडबैक है, ऊपर का फीडबैक मैं अभी लगे रहने दे रहा हूँ इस तरीके से, है ना, इस तरीके से लगा रहने दे रहा हूँ। और ये आपके पास आ गया फाइनली आगे 1/s, और ये हो गया अपने पास CS, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? GS अपॉन 1 + GSHS। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, कैसे लिख सकते हैं? देखिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा और फाइनली इसको s³ + 1/s GS अपॉन 1 + GS इंटू s³ + 1/s इंटू 1/s, ठीक है। इस तरीके का हो जाएगा। तो s यहाँ पे आ जाएगा, s² का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो s² + s³ + 1, ध्यान से सुनेंगे एक चीज, s² + s³ + 1, तो यहाँ पर हो जाएगा s² + s³ + 1, या बोल दीजिए s³ + s² + 1। s से s, ये आपका एक s ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये पोर्शन अपन को यहाँ पे दिया गया है, एक s ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास वैल्यू क्या निकल के आएगी? s³ + 1 अपॉन s³ + 1, आंसर आएगा अपने पास s³ + 1 अपॉन 1, यहाँ पे आ जाएगा s³ + s³ + s² + 1, ठीक है। इतना अपन को मिल गया, इतना अपन को मिल गया। और यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आपका आ जाएगा s, ऊपर आपका दोस्तों कितना आ जाएगा? s आ जाएगा। अब इसमें नेगेटिव फीडबैक दिया गया, इसमें आपको नेगेटिव फीडबैक दिया गया। देखिए नेगेटिव फीडबैक दिया रहेगा तो
ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा इतनी बात। यहाँ पर देखो हमसे एक गड़बड़ छोटा सा हमसे ये हो गया, यहाँ पे एस दिया था, हमने जब पीछे किया तो यहाँ पर जब हम इसको आगे करेंगे या आपको एस दिया था, ठीक है, ये ध्यान नहीं दे पाए, इस बात की अपने को केयर करना है। तो यहाँ पर जैसे ये 1/s आएगा तो ये तो आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें देखना है कि गड़बड़ ना हो जाए लिखने में ही, क्योंकि मैं यहाँ पे बोर्ड करा रहा हूँ, बोर्ड पर सॉल्व करा रहा हूँ, आपको तो मेंटली वहां पे प्रिपेयर करना। बहुत इजी क्वेश्चन इतना सा दिया गया। अब देखिए हम लोगों ने इसको क्या किया, ये आपका इतना था SQ+1, तो यहाँ पर नॉर्मल हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, जो आप देखेंगे तो ये यहाँ पर अपने पास निकल के आएगा, ये आपके पास फीडबैक है ही, SQ+1 यहाँ पे आ जाएगा 1/1/s+SQ+1 इतना आ जाएगा, ठीक है। और भी यहाँ पर फीडबैक दे दिया गया आपको, और यहाँ पे फीडबैक दे दिया गया, तब कितना आएगा, इतना अपॉन 1 और फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/s+SQ+2, यानी कि ये पोर्शन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ फीडबैक में नेगेटिव है, ऊपर आएगा 1/s+SQ+1 अपॉन नीचे 1+1/s+SQ+1। तो एलसीएम लेंगे SQ+S+1, तो यहाँ पे 2 बन जाएगा नीचे, तो 1 अपॉन यहाँ पर आपका ओवरऑल आ जाएगा 1 देखिए मैं यहाँ पे एक एक चीज लिख दे रहा हूँ। अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ध्यान से सुनेंगे। इसको जब हमने सॉल्व किया, ये आपका बैक में था, ये आपका फीडबैक पोजीशन में था, तो इसको सॉल्व किया तो SQ/1/s को क्या सॉल्व हो के आया, ये निकल के आया 1/SQ+S+1। अब ऊपर एक और फीडबैक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 1 यहाँ पे कितना आएगा 1 देखिए ध्यान से समझना, यही चीज इसमें समझने लायक है। और ऊपर क्या आएगा यहाँ पे s⁻³ + 1, इस बात की तो हमें केयर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो है ही आपका इंपॉर्टेंट, ठीक, इतना लिखा है। अब हम जब फीडबैक यहाँ पे कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा SQ+1 अपॉन ओवरऑल निकल के आएगा, यहाँ पे आ जाएगा SQ+1 + SQ+S+1। तो देखिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, SQ+1 अपॉन 2SQ+S+2। तो यहाँ पर आपके पास ओवरऑल निकल के आ गया, ओवरऑल इसमें निकल के आ गया आपके पास SQ+1 अपॉन SQ+2SQ+S+2। इस तरीके से हमें ये प्राप्त इतना हो गया। तो ये आपका क्या है, ये आपके पास RS है, ये आपका पास CS है। इसे केयर करना है हमें कि धोखे से भी हमसे इसमें गड़बड़ ना हो जाए, बिल्कुल बेसिक लेवल की क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो CS अपॉन RS जब आप देखेंगे आपको विजिबल है या नहीं, आपको क्लियरली विजिबल है या नहीं, ये बताइए। जब CS अपॉन RS अपन देखेंगे तो यहाँ पर आप S का मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए कैस्केड फॉर्म में तो आएगा SQ+1 अपॉन S का जैसे मल्टी 2s⁴ प्लस S² प्लस 2s। तो चलिए चेक करिए आंसर कौन सा इसमें से करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो देखिए हमने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, बशर्ते हमें थोड़ा सा केयर करना है कि हमसे कहीं इसमें छोटी सी भी गड़बड़ बीच में ना हो जाए, ठीक है ना। आपके कॉन्सेप्ट सही होंगे तो सारे क्वेश्चन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो हमने आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। दिक्कत यहाँ पर थी, ये एस मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, ठीक है ना। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा, ये एस था, जैसे इसका मल्टीप्लाई होगा तो s इंटू 1/s, तो यहाँ पर 1 बन जाएगा, s इंटू 1/s यहाँ पे 1 बन जाएगा, और आसानी से हमने इसको पूरा कैलकुलेट कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। स्टेबिलिटी से रिलेटेड इसमें बात की गई है, ठीक है। पहला पॉइंट बोला है पोल इन अ राइट हाफ ऑफ एस प्लेन यील्ड्स प्योर एक्सपोनेंशियल डिकेइंग नेचुरल रिस्पांस। कह रहे जो राइट साइड में होता है एस की वैल्यू लाप्लास, उस स्थिति में ये प्योर एक्सपोनेंशियल डिकेइंग देगा। तो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग तो नहीं देगा, एक्सपोनेंशियल डिके एक्सपोनेंशियल एनहांसमेंट देगा, तो ये पॉइंट आपका गलत हो गया। नेक्स्ट बोला है इफ द पोल ऑफ द मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन 1 आर प्रेजेंट ऑन द इमेजिनरी एक्सिस देन द सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसमें पूछा है कि अगर बहुत सारे पोल्स जो कि एक से अधिक हैं और इमेजिनरी एक्सिस पे दिए गए हैं तो क्या ये मार्जिनली स्टेबल होंगे। तो देखिए इसको समझेंगे, देखिए एक से अधिक अगर इस प्रकार से आपको दे दिए गए, ठीक है, तो इसमें बोला गया पॉइंट द सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल। दोस्तों अगर इस तरीके से हमें दिया रहता
पोल्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन 1 आर प्रेजेंट, मतलब एक से अधिक मल्टी में दिए गए हैं और इस पॉइंट पर, तो क्या यह मार्जिनली स्टेबल होंगे? देखिए आपके लिए एक ऑप्शन वाली बात है, ध्यान से दूसरा ऑप्शन देख लो। आगे तीसरा क्या बोला है, इफ वन पोल इज प्रेजेंट इन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, अगर एक भी पोल्स राइट में चला गया सिस्टम कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल होगा क्या? तो एक पोल्स राइट में चला गया तो अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल बोला है। इसका बोला ये मार्जिनली स्टेबल होगा, ऐसा होगा क्या? ध्यान से सुनेंगे, पहले पूरे ऑब्जेक्टिव आप पॉइंट इसके सुन लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट बोला अ सिस्टम इज स्टेबल इफ द नेचुरल रिस्पांस अप्रोचेस जीरो एट द टाइम अप्रोचेस इन्फिनिटी। तो कह रहे कोई भी सिस्टम स्टेबल तब होगा जब इसका नेचुरल रिस्पांस जीरो हो, यानी कि सी टी अगर टी टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो इस पूरे की वैल्यू जीरो होना चाहिए। तो आपको ये दूसरा पॉइंट दे दिया, ये तीसरा पॉइंट दे दिया, ये आपको चौथा पॉइंट। वन भी मैं लिख देता हूं, वन भी लिख देता हूं। पोल्स इन द राइट हाफ प्लेन yields pure exponentially decaying natural response। राइट हाफ ऑफ एस प्लेन का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब राइट का, इसका मतलब सिस्टम कैसा होगा? 1/s-1, यानी कि अनस्टेबल की बात की गई होगी। तो ये जो पॉइंट है स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, किससे है? स्टेबिलिटी से रिलेटेड। तो आपको पता है ये जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका होता है? e की पावर at का। किसका होता है? e की पावर at का। तो देखिए आपको जानकारी होना चाहिए, e की पावर माइनस at की बात करते हैं तो इस प्रकार से होता है, 1 माइनस e की पावर माइनस at की बात करते हैं इस प्रकार से वेव फॉर्म मिलती है। e की पावर at की बात करेंगे तो ये इस तरीके की वेव फॉर्म हमें प्राप्त होती है ना, इस तरीके की वेव फॉर्म हमें प्राप्त होती है। तो यहां पर सिर्फ हमसे पूछा गया इन चार में से कौन सा करेक्ट होगा, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बोला गया सबसे पहला पॉइंट, पोल्स इन राइट हाफ ऑफ एस प्लेन yields प्योर एक्सपोनेंशियली डिकेइंग नेचुरल रिस्पांस। प्योर डिकेइंग दर्शाएगा जब यहां से कोई चीज बढ़ रही है तो एक्सपोनेंशियली एनहांसमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो ये गलत हो गया, पहला वाला ये गलत हो गया। दूसरा बोला गया इफ द पोल्स ऑफ द मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन 1 आर प्रेजेंट ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, एक से अधिक अगर इमेजिनरी एक्सिस पर तो क्या मार्जिनली स्टेबल होगा? दोस्तों अगर एक हो जाए तो ये मार्जिनली स्टेबल होता है, और अगर एक से अधिक हो जाए तो उस घटना को बोलते हैं कंडीशनली स्टेबल। हालांकि देखा जाए तो मार्जिनली, कंडीशनली, मेटा स्टेबिलिटी कंडीशन एक ही है, बट एक से अधिक का नाम उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो यहां पर ये प्योर मार्जिनली स्टेबल नहीं कह सकते। मार्जिनली स्टेबल जब मिलता है तो कोई सिस्टम पहले अनस्टेबल होता, उसे जब स्टेबल बनाते हैं उस घटना को बोलते हैं मार्जिनली स्टेबल। तो यहां पर ये पॉइंट भी आपका गलत हो जाता है। तीसरा पॉइंट यहां पे बोला है इफ वन पोल इज प्रेजेंट इन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन देन द सिस्टम इज अनस्टेबल। तो अगर एक भी राइट हाफ में चला जाता तो ये अनस्टेबल, ये तो बिल्कुल करेक्ट है पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट तो आपके पास करेक्ट है। तो अगर आप ऑप्शन इसमें देखो तो ऑप्शन में दिया गया है विच ऑफ वन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो भैया तीसरा सत्य है, दूसरा सत्य है। ध्यान से सुनेंगे, देखिए मैं किस तरीके से आपको बता रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को समझें। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? सिंपल सी बात पूछी गई, कौन सा सत्य नहीं है? तो भैया ये सत्य दिख रहा है आपको, और आपको पता है टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट स्टेडी स्टेट होता है बराबर जीरो। तो अगर इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपका तीसरा पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा पॉइंट करेक्ट है, ठीक है साहब। सत्य कौन सा नहीं है ये अपन को बताना है। तो पहला पॉइंट देख लो। दूसरा पॉइंट आपने देखा इमेजिनरी एक्सिस पर, तो ये मार्जिनली एक्सिस होता है और इसी को बोलते हैं कंडीशनली स्टेबल। कंडीशनली स्टेबल इसी को बोलते हैं हम मेटा स्टेबल। क्या बोलते हैं? मेटा स्टेबल। तो बात एक ही है। अगर प्योर बोले तो नहीं है, लेकिन वैसे इसमें तो पूछा कौन सा नहीं है, नॉर्मल अपन से पूछ लिया, तो ये मार्जिनली स्टेबल के अंदर फिर आ जाएगा, यानी कि ये भी आपका करेक्ट है। यानी कि 2 और 3 तो सही है। तो इसमें 2 और 3 लिखा, 2 और 3 जिसमें लिखा है वो तो आपका सही है। तो अब ऑप्शन कौन सा गलत हो सकता है? या तो ए या सी, या तो ए या सी, जिसमें 1 और 4 दिया या 1 ओनली दिया, ठीक है। तो आपका चौथा वाला भी सही है, स्टेडी स्टेट में 0 पहुंचता। कौन सा गलत हो गया? पहला। तो आंसर क्या होगा? 1 ओनली। 1 ओनली, 1 ओनली इसमें करेक्ट नहीं होगा। तो इसमें क्या बोला गया, कौन सा सत्य नहीं होगा? 1 ओनली। ये 1 ओनली सही नहीं होगा, 1 ओनली। लेकिन अगर इसी में बोल देते, दोस्तों ध्यान देना, एक छोटी छोटी क्वेश्चन है ये, आपके जेई वाले जितने भी बच्चे देख रहे हैं, या एई के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं जितने भी लोग देख रहे हैं, या भविष्य में आप देखोगे, तो ये छोटी सी चीज याद रखना जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ।
क्योंकि ये चीज हर टीचर आपको नहीं बताएगा। कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर। अगर इसमें पूछ लेता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अगर करेक्ट शब्द लिख देता, मैंने बोला करेक्ट शब्द लिख देता, तो आपको मालूम है कि ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आता कि इनमें से कौन सा करेक्ट है और आपको लग रहा है सारे करेक्ट, एक ही गलत लग रहा है, ऐसा उल्टा आ गया, तब आप क्या करोगे? तब बड़ा एक कंफ्यूजिंग वाला पार्ट हो जाता है। तो भी आपको उसी तरीके से करना है जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखना है, ये तो आपका बिल्कुल पॉइंट है ही जो कि अनस्टेबल होगा, लेकिन जैसा मैंने इसमें बताया था, अगर 1 है तो क्या बोलेंगे, अगर 2 से 1 से अधिक आ गए तो हम क्या बोलेंगे, फिर कंडीशनली हो गया, मेटा स्टेबल, जिसको अलग अलग श्रेणी में रखा गया है। इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, आप प्रीवियस वीडियो को देखिए प्लेलिस्ट में जाके कंट्रोल सिस्टम की, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो आपको क्लियर अच्छे से और भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ऑप्शन पे डिपेंड होगा कौन सा सकते हैं, तो दूसरा और तीसरा लगा सकते, या कौन सा इसमें सही है, तो हम लोग इसके अनुसार डिपेंड करता है कि क्या आपको दिएगा। फिर आपको ऑप्शन ऐसे नहीं देगा ABCD, ये 1 and 4 1 and 2 उस हिसाब से डिजाइन कर देगा। तो आप क्या करेंगे, तब इसको सिर्फ हम इसको ही सही मान लेंगे, ठीक है, बाकी को गलत कर देंगे। तो हम लोग एनालिसिस से क्वेश्चन को कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर ये पॉइंट गलत है, बाकी ये सभी सही हैं, ठीक है। इस बात का आप केयर करेंगे, इस बात का आप केयर करेंगे, क्लियर है। छोटी छोटी चीजें हैं जो अपन को आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो आप देख पा रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, देख पा रहे हैं, इसमें हमको जीएस की वैल्यू दे दी गई है और इसमें हमसे पूछा है कि रैंप रिस्पॉन्स बताओ, यूनिट रैंप रिस्पॉन्स इसमें क्या होगा। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन, द रैंप रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम हुज ट्रांसफर फंक्शन इज दिस। तो आपका यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या आएगा, आपको रैंप रिस्पॉन्स पूछा गया है दोस्तों। क्या पूछा, रैंप रिस्पॉन्स। कभी कभी आपसे पूछते हैं स्टेप रिस्पॉन्स, यानी कि इनपुट स्टेप है तो उसका रिस्पॉन्स आउटपुट क्या आएगा। हमसे रैंप रिस्पॉन्स पूछते हैं, यानी कि इनपुट रैंप है, आरटी जो होता है जिसका लाप्लास आरएस होता है वो रैंप है। तो यानी कि यहाँ पर कोई अपना पास फंक्शन जो बनता है वो इस प्रकार का होता है, ये जीएस होता है, ये अपने पास सीएस होता है और ये अपने पास आरएस होता है। यहाँ पर हमें आरटी की वैल्यू दे दी गई टीयूटी, तो अगर हम आरएस निकाल दें तो आरएस इक्वल्स टू आता है 1/s²। तो इसकी वैल्यू आपको दे दी गई है 1/s²। जीएस की वैल्यू आपके पास है, आपको सीएस चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सीएस बराबर जीएस इंटू आरएस। तो जब इसे रखा जाएगा तो s/s+4 इंटू s+8 इंटू 1/s²। तो इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो हमें मिलेगा cs इक्वल टू 1/s+4 s+8, हमें इतना प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग दोस्तों इसमें रख सकते हैं, इसमें क्या रख सकते हैं, इसकी वैल्यू रख सकते हैं कि इसको हम लोग बोल सकते हैं a/s प्लस v/s+4 और c/s+8, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, ठीक है। तो यहां पर अपन को ये दे दिया, इस तरीके से हम लोग इसको लिख देंगे। तो हम लोग a की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे। a की वैल्यू कितनी आएगी, s को अगर छुपा दें, s की जगह 0 पुट कर दें यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास कितना है 0 0 1/1 ये कितना हो जाएगा 8 चौके 32। दैट मीन्स a की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1/32। तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास a बराबर, अगर मैं इसको एक एक चीज लिख दूं, एक एक चीज आपके पास लिख दूं, s+4 s+8, ठीक है। और यहाँ पे क्या आपने रखा s इक्वल्स टू 0, तो आएगा 1/32, 1/32 आपको मिल जाएगा। चलिए b की वैल्यू निकाल देते हैं, 1 जब इसे इसके इक्वल करेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/s+8 बचेगा और इसमें रख देंगे s इक्वल्स टू -4। तो दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा, जैसे इसमें रखोगे 1/-4 8 -4 यहाँ पे 4, दैट मीन्स -1/16। अगर c की वैल्यू निकाली जाए तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/s+4 और यहाँ पर रख दोगे s बराबर -8, तो यहाँ पे 1/-8 इंटू 4 -8 -4, तो यहाँ पे 8 चौके 32, यानी कि ये आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर a b c की क्रमशः वैल्यू ये आ गई। तो अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखें कि हमें cs कितना प्राप्त हो रहा है, तो cs बराबर हम लोग इसकी वैल्यू रख देंगे 1/, इसकी वैल्यू कितनी है 1/32, तो यहाँ पे 1/32 अपॉन s, ठीक है, प्लस b की वैल्यू कितनी है -1/16 अपॉन यहाँ पे कितना आएगा आपके पास नीचे s+4 और फिर c/s+8 है, c की वैल्यू कितनी है ये 1/32 अपॉन s+8।
तो अगर इसका इनवर्स लाप्लास ले लें, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पे सी टी बराबर आपको मिल जाएगा 1/32। इसे नॉर्मल यूटी लिख सकते हैं। ऑप्शन देखिए किस प्रकार से लिखे हुए हैं यहाँ पे, है ना। तो नॉर्मल ये किसका 1/32 आ गया, यहाँ पे -1/16 ई की पावर -40 और प्लस 1/32 और ई की पावर -8t, ई की पावर -8t। तो इस प्रकार से हम लोग इसका आंसर लिख देंगे। तो आप चेक कर लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा सत्य हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ दिख रहा है। कौन सा सी ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन। तो ये आपका देखिए सी टी, सी ऑप्शन ही है। क्लियर है, आसानी से हमने इसको सॉल्व कर दिया। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, बेटर तरीके से समझ में आ रहे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत आ रहे हैं। आप पिछले साल के अगर 10 साल के असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर के पेपर भी लगाएंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डेफिनेटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत खास है, जिस पर बेस काफी टाइम से क्वेश्चन बन रहा है। और स्टेबल, अनस्टेबल, मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन, नॉन मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है उसको चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन बोला है ना, मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन द ट्रांसफर फंक्शन हैव। तो मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन, एक होता है मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन, एक होता है नॉन मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन, एक होता है स्टेबल और एक होता है आपका अनस्टेबल। तो आपको ये कुछ बेसिक सी चीजों के बारे में जानकारी होना चाहिए। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन के लिए कौन सी कंडीशन सही है। पहला बोला है नाइदर पोल जीरो शुड लाई इन राइट हाफ ऑफ स्प्लेन। तो चलिए ठीक है, जो भी है मैं आपको पहले तो इस पॉइंट को डिस्कस कर दिए देता हूं कि मिनिमम फेज क्या होता है। देखिए अगर हमारे पास कोई भी एस्प्लेन है, इफ नो एनी पोल्स एंड जीरो शुड लाई इन राइट हाफ ऑफ एस्प्लेन देन द सिस्टम इज मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन। यदि पोल जीरो कोई भी राइट में नहीं है, इसका मतलब कहां है, सभी लेफ्ट में है, सभी लेफ्ट में है। नो एनी पोल्स एंड जीरोस शुड लाई इन राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। अगर कोई भी पोल जीरो में से राइट में नहीं है तो उस स्थिति में सिस्टम मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन है, यानी कि MPTF है, मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन है। यदि एक भी पोल या जीरो में से कोई भी राइट में चला गया, इफ एनी ऑफ पोल एंड जीरोस lie in right half of s plane, so system is non minimum phase transfer function। सिस्टम कैसा हो जाएगा, नॉन मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन। तो यहां पर अगर एक भी चला जाए, चाहे ये पोल चला जाए चाहे जीरो चला जाए, कोई भी राइट में चला गया, नॉन मिनिमम फेज हो जाएगा। स्टेबल में क्या होता है, स्टेबिलिटी, स्टेबल में क्या होता है, इफ पोल्स शुड लाई इन राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, यानी कि पोल्स राइट में चला गया, है ना, पोल्स राइट में चला गया। अगर पोल्स, सॉरी, स्टेबल क्या होता है, नो एनी पोल्स एंड जीरो शुड लाई इन राइट हाफ ऑफ प्लेन। मतलब कुल मिला के यहाँ पे सिर्फ पोल्स की ज्यादातर बात की जाती है। अगर कोई भी पोल्स राइट में नहीं है यानी कि लेफ्ट में है, सभी राइट में नहीं होना चाहिए पोल, जीरो हो सकता है, हम सिर्फ पोल्स की बात करेंगे। तो इफ all the poles should lie in a left half of a spline then the system is stable, and if any of the poles should lie in a right half of a spline, मान लीजिए एक आपका या दो आपके या तीन लेफ्ट में है, लेकिन एक भी अगर राइट में चला गया, एक भी राइट में चला गया, सिस्टम कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, नॉन मिनिमम फेज, मिनिमम फेज क्या है, मिनिमम फेज का मतलब क्या है, नो एनी पोल्स लाई इन अ राइट हाफ ऑफ ए स्प्लेन, यानी कि ऑल द पोल्स एंड जीरो शुड लाई इन अ लेफ्ट हाफ ऑफ ए स्प्लेन, देन द सिस्टम इज मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया है, इफ एनी ऑफ पोल्स एंड जीरो शुड लाई इन अ राइट हाफ ऑफ ए स्प्लेन देन द सिस्टम इज नॉन मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन। एक भी कोई भी चला गया। तीसरा स्टेबिलिटी में क्या है, स्टेबल क्या है, इफ all the poles should lie in a left half of a spline, या बोल दो no any poles should lie in a right half of a spline, then the system is stable। तो राइट में एक भी पोल नहीं आना चाहिए, सिर्फ पोल की बात की जाएगी इसमें। किसकी बात की जाएगी, पोल की। यहाँ पे अनस्टेबल की बात कर दी गई है, और इसमें क्या बोला गया, इफ पोल्स, इफ एनी ऑफ पोल्स शुड लाई इन अ राइट हाफ ऑफ स्प्लेन, कोई भी एक पोल राइट में चला गया, सिस्टम तुरंत अनस्टेबल। तो यहाँ पे तो तुरंत आप टिक लगा दोगे।
तुरंत आपको बोला है मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन, आपको पता है नाइदर पोल और जीरो शुड लाई ना राइट हाफ ऑफ स्प्लिन, कोई भी पोल जीरो राइट में नहीं होना चाहिए, तभी मिनिमम फेज होगा। करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दिया गया इसी तरीके का है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसी के साथ दिया गया है। क्या बोला गया है? क्वेश्चन बोला गया आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पावर और फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड ऑफ एक्सटेंडिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी एज वेल एज रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम विदाउट नीड टू इवैल्यूएट रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो बिना रूट को निकाले हुए रिलेटिव स्टेबिलिटी को कौन दर्शाता है? रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो दोस्तों रिलेटिव स्टेबिलिटी को हम राउथ हर्विच क्राइटेरियन के द्वारा सॉल्व करते हैं विदाउट फाइंडिंग द रूट्स, बिना किसी रूट्स को निकाले हुए। तो आपको पता है इक्वेशन कुछ इस प्रकार की होती थी, एस क्यू प्लस एस स्क्वायर एस की पावर 1 + 1 = 0। हम लोग इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाते थे ऐसा करके, एस क्यू एस स्क्वायर एस की पावर 1 एस की पावर 0, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ठीक है, तो हमने इसको पढ़ाया था बहुत अच्छे से, तो आपको ध्यान होगा। तो कुल मिला के आंसर क्या होगा? रिलेटिव स्टेबिलिटी के लिए राउथ हर्विच क्राइटेरियन। आंसर क्या होगा? राउथ हर्विच क्राइटेरियन। ठीक है, तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंट्रोलेबिलिटी और स्टेबिलिटी से, फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मित्रों अपने पास ये क्वेश्चन है और इसमें हमें कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी फाइंड करना है। क्वेश्चन में आपसे यही बोला गया द सिस्टम इज अनकंट्रोलेबल, ऑब्जर्वेबल या अनकंट्रोलेबल या अनऑब्जरेबल या कंट्रोलेबल, कुछ भी इस प्रकार से हमसे पूछा गया है। ठीक है, अनकंट्रोलेबल होगा या ऑब्जरेबल होगा। तो क्या होता, देखिए एक टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं कालमन टेस्ट। कालमन टेस्ट में आप कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जरेबिलिटी फाइंड करते हैं। अगर इनकी कोई वैल्यू हमें प्राप्त हो जाए तो उसे बोलते हैं सिस्टम कंट्रोलेबल है या ऑब्जरेबल है। अगर कोई भी वैल्यू प्राप्त नहीं हो रही, दैट मीन्स अपन को जीरो मिल रहा है, यानी कि सिस्टम ना ही कंट्रोलेबल है ना ही ऑब्जरेबल है। तो अगर आपको जीरो मिल जाए तो सिस्टम कंट्रोलेबल भी नहीं होगा, ऑब्जरेबल भी नहीं होगा। सिंपल सी बात, अगर शून्य है हमारे पास तो उसकी कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर कोई वैल्यू है हमारे पास तो उसका मतलब है। तो यहां पर सिर्फ हम बात करेंगे QC और QB की, कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी की। कंट्रोलेबिलिटी की वैल्यू अगर आपको कुछ ना कुछ प्राप्त हो गई, यानी कि सिस्टम कंट्रोलेबल है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। लेकिन अगर कुछ भी प्राप्त नहीं हो रही, दैट मीन्स आपको जीरो प्राप्त हो रहा है, यानी कि सिस्टम अनकंट्रोलेबल या अनऑब्जर्वेबल है। आई थिंक आपको इतनी सी चीज पता चली होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर जो इक्वेशन होती है ये स्टेट इक्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टेट इक्वेशन। इसमें ये वैल्यू जो होती है वो आपकी ए की वैल्यू होती है, ठीक है। ये आपको बी की वैल्यू दी गई है 0 1, और आपको नेक्स्ट सी की वैल्यू दी गई है जो कि है 0, 1। इस तरीके से हम लोग लिख देंगे 0 और 1। ये आपको 0 और 1 एक मैट्रिक्स है, और ये अगली आपको दी गई है C = 0 और 1। ठीक है, तो हमें इसमें एक जो मैट्रिक्स दी गई है वो 2 × 2 की मैट्रिक्स है। अगली मैट्रिक्स 2 रो 1 कॉलम, और तीसरी है 1 रो 2 कॉलम। एक ही रो है 2 कॉलम है, 2 रो है 1 कॉलम है, इसमें 2 रो है 2 कॉलम है। आपको इतनी सी मैट्रिक्स दी गई है। हम सबसे पहले फाइंड करेंगे कंट्रोलेबिलिटी। तो कंट्रोलेबिलिटी को हम लोग QC से व्यक्त करते हैं, और QC बराबर होता है V AB A² B AQ B, इस प्रकार से चलता। अगर हमारे पास 2 × 2 की मैट्रिक्स है तो हम लिखेंगे V और AB। क्या लिखेंगे दोस्तों? B और AB। तो QC बराबर कितना आएगा? QC = B कितना है? यहाँ पे है 0 1। अच्छा, A कितना है? A की वैल्यू है हमारे पास, A की वैल्यू आप ध्यान से देखें तो -0.1 0 0 और -2, और B की वैल्यू इसी के साथ जिसका मल्टीप्लाई होगा 0 और 1। यहाँ पे इतना हमें दे दिया गया। तो आप देखेंगे QC बराबर ये 0 1 अपनी जगह, इस रो का इस कॉलम में हम लोग गुणा कर देते हैं, इस रो का इस कॉलम में, जो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और 0 का इसमें होगा, तो आपको मिलेगा ऊपर 0, और फिर इस 0 का इस 0 में होगा 0, और इस -1 का इसमें होगा तो -2। ठीक है, हम क्या करते हैं, रो का कॉलम में मल्टीप्लाई कर देते, तो 0.5 × 0 0 0 × 1, तो 0 ये ऐड हो जाएगा तो आपको ये 0 मिलेगा। इसी प्रकार से 0 × -2 एंड × 1 तो -2। तो आप अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको QC की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। QC बराबर 0 - 0, यानी कि इसकी वैल्यू 0, यानी QC बराबर मिल गया 0। और जैसे ही QC की वैल्यू 0 मिल गई, इसका मतलब सिस्टम इज
अनकंट्रोलेबल। कैसा होगा? अनकंट्रोलेबल। क्या होगा? अनकंट्रोलेबल। तो एक चीज तो मिल गई है, अनकंट्रोलेबल होगा। चलिए दूसरा देख लीजिए, ऑब्जर्वेबिलिटी की बात कर लेते हैं। ऑब्जर्वेबिलिटी कैसे बात करेंगे? ऑब्जर्वेबिलिटी की ऑब्जर्वेबिलिटी इसे किससे डिनोट करते हैं? क्यूबी से। और क्यूसी बराबर, देखिए उल्टा है, क्यूसी है तो यहाँ पे बी ए बी लिया मैंने, क्यूबी है इसको हम लोग लिखते हैं सीटी, एटी सीटी, एटी का स्क्वायर सीटी, एटी का क्यूब सीटी, एटी की पावर 4 सीटी, और इस तरीके से चलता रहता है। लेकिन हमें मालूम है 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है तो हम सिर्फ 2 टर्म्स लेंगे। ये 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स होता तो हम लेते सीटी, एटी सीटी प्लस एटी का स्क्वायर सीटी, और इसमें करते बी ए बी ए स्क्वायर बी, और इस प्रकार से रो इंटू कॉलम करके एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स फाइंड कर लेते। खैर यहाँ तो आसान है, और एग्जाम में आपसे बिल्कुल आसान लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, सीटी मीन्स होता है ट्रांसपोज। तो अगर ये 0 1 लिखा तो इसको हम रो इंटू कॉलम के फॉर्म में लिखा हुआ है तो कॉलम इंटू रो के फॉर्म में कर देंगे, यानी कि ट्रांसफॉर्म में बदल जाएगा 0 1। तो एक रो है, 2 कॉलम है, तो ये 2 रो और 1 कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। एटीसीटी, तो एटीसीटी की मैं बात करूं तो आपको पता है इसमें भी यही होगा, जो रो है वो कॉलम, कॉलम रो, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला क्योंकि वैल्यू इस साइड दोनों में 0 0 है। और यहां पर आपके पास आएगा कितना? ये कितना है? -2। तो यहाँ पे लिखा दोस्तों -2। सीटी की वैल्यू आपको पता है 0 और 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो जैसे आप देखें, अगर ध्यान से इसमें देखें तो ये 0 1 बनेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें वैसे 0, और इसका इसमें करेंगे, इसमें भी -2। तो अगर हम ध्यान से इसमें देखें, इसका ही मल्टीप्लाई करेंगे 0, दैट मीन्स क्यू बी बराबर भी आपके पास आया 0, और क्यू बी बराबर 0 का मतलब होता है अनऑब्जर्वेबल। अनऑब्जर्वेबल, अनऑब्जर्वेबल, ये क्या है? अनकंट्रोलेबल। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन अनकंट्रोलेबल एंड अनऑब्जर्वेबल, ऑप्शन 4 करेक्ट। आई होप आपको कंट्रोल सिस्टम के आज के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए ताकि आपके एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे हो पाए। हमारा जेबी गुप्ता का भी सॉल्यूशन चल रहा है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, अगले वीडियो में हम लोग वो भी देख रहे हैं। आप लोग बने रहिएगा, सारी चीज़ समझते रहिएगा, सिलेक्शन पक्का है, फिक्स है, अगर आप कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं। ओके दोस्तों, इफ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद।